नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। जैसा कि आपको विदित है, आपके जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उनकी सीरीज चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि आप जब तक पूर्व परीक्षाओं के प्रश्न नहीं देख लेते तब तक आप आगे का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भविष्य भी क्या है, कुछ कहीं ना कहीं भूत से रिलेटेड होता है। तो आपको यह देखना होगा कि पुराने प्रश्नों में क्या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस हेतु ये थोड़ा सा सीरीज हमारी चलाई जा रही है। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न जो आता है उसकी 360 डिग्री जानकारी वहीं पर प्रोवाइड कराई जाती है। इस क्लास का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं। चलिए, बहुत कम समय बचा है, लगभग 37 डेज या 38 डेज आपके पास हैं। तब तक जितना हमसे प्रयास हो पाएगा हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। आइए, बहुत कम समय लेते हुए आपके लिए फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं और उनकी बेहतरीन डिटेल्स दिखाता हूं। तो ये 11 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में पूछा गया पेपर है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत तेजी के साथ करना है, इसलिए आपको धैर्य बनाकर रखना होगा। उसके साथ साथ आप ईयरफोन्स लगा लें अपने कान पर, शांति बनाए रखें, पेन कॉपी हाथ पर जरूर ले लें। चलिए, पहले प्रश्न को देखें यदि हम, तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन है? कई बार तो इन प्रश्नों में ही आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे शब्द ही नहीं सुने होते हैं। आपने याद जो किया होता है वह यह याद किया होता है कि विधानसभा के पहले आपके अध्यक्ष कौन है ना। अंग्रेजी में यदि आपने देखा हो तो आपने स्पीकर शब्द सुना होगा, है ना। उसी का और दूसरे तरह से इसने व्यक्त किया है इस प्रश्न को। वक्ता कौन है? वक्ता का मतलब यहाँ पर स्पीकर से है। यदि आपके पास अंग्रेजी ट्रांसलेशन होता तो आप इसे समझ सकते थे। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर। मध्य प्रदेश विधानसभा जो थी उसके पहले स्पीकर या पहले वक्ता कौन थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी जो थे वो आपके पहले स्पीकर थे या पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं इसकी डिटेल में इन प्रश्नों के। तो विधानसभा के संबंध में जो पदाधिकारी हैं दोनों, इतना ही पढ़ना है आपको। विधानसभा जो होती है वो अनुच्छेद 170 के तहत गठित की जाती है, यह ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप 178 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार यह याद रख सकते हैं कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो अनुच्छेद 178 के तहत चुने जाते हैं। हालांकि यह आप राज्य व्यवस्था में भी पढ़ेंगे, किंतु यहां भी आप ध्यान रख सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, कुंजीलाल दुबे जी। 1956 से 67 तक बहुत लंबा कार्यकाल रहा इनका। मतलब लगभग 2-3 विधानसभाएं जो प्रारंभिक रूप में गठित की गई थी उनमें यही अध्यक्ष बनते जा रहे थे। तो एक प्रश्न तो यह हो गया कि पहले अध्यक्ष कौन थे। दूसरा प्रश्न यहीं से जुड़ा हुआ कि सबसे लंबे समय तक, सबसे ज्यादा समय तक कौन से व्यक्ति अध्यक्ष रहे हैं? तो वो पंडित कुंजीलाल दुबे साहब ही हैं, जो कि आपके सबसे लंबे समय तक रहे हैं। 10 वर्ष से अधिक आप देख पा रहे होंगे। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष भी जानना जरूरी है। करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न आते हैं, तो इनको भी, जो भी पदाधिकारी होते हैं वो कौन किस मतलब वर्तमान में कौन है उनको जानना पड़ता है। उसके अतिरिक्त पहले कौन है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में आपके गिरीश गौतम जी जो हैं, जब शिवराज सरकार, कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद शिवराज सरकार बनी तो अध्यक्ष का पद किसे सौंपा गया? गिरीश गौतम साहब को सौंपा गया। अध्यक्ष के एक और फैक्ट को याद रख सकते हैं कि कौन से ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं, कौन से ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि पद पर रहते हुए क्या है, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो वो आपके ईश्वर दास रोहाणी है। कौन है? ईश्वर दास रोहाणी ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एक ये तथ्य था। अध्यक्ष के अलावा कुछ उपाध्यक्षों के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो विष्णु विनायक सरवटे, ध्यान से याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विष्णु विनायक सरवटे ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो ये पद अभी खाली है, ये ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अभी कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, आपको ये ध्यान रखना होगा। और जब से शिवराज सरकार गठित हुई है तब से ही ये उपाध्यक्ष का पद जो है तो खाली है, किसी को भी यहाँ पर नहीं बिठाया गया है। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन से व्यक्ति रहे हैं यह भी पूछा जा सकता है भविष्य में, तो आपको ध्यान रखना होगा। भैरूलाल पाटीदार। कौन थे? भैरूलाल पाटीदार, ये सबसे लंबे समय के लिए जो आपके उपाध्यक्ष रहे हैं ये है। चलिए, तो ये था संबंध आपका किससे? विधानसभा के अध्यक्षों का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 2 आपसे पूछा गया था, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का
प्रधान आसन है। तो देखो अब यहां पर भी शब्द चेंज है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, हालांकि समझ में आ जाता है यदि आप अच्छे से अध्ययन करते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान आसन, प्रधान आसन का मतलब इस प्रश्न को पीछे भी पूछा जा चुका है लेकिन शब्द दूसरे थे ना। आप यदि मेरे वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो आपने ये प्रश्न अवश्य ही सॉल्व किया होगा कि भाई ये आपका मुख्य पीठ पूछा जा रहा है कि जो उच्च न्यायालय है, कल ही या लास्ट क्लास में जो भी हमारी चर्चा हुई थी उसमें ही ये प्रश्न पूछा गया था आपके कि मुख्य पीठ कहां पर स्थापित की गई है। तो जबलपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उसकी जो मुख्य पीठ है, मेन ब्रांच है, वो कहां पे है? जबलपुर में है। तो कुछ हिस्ट्री जो कल देखी थी वही देखना है हमको, क्योंकि बार बार वही पढ़ना पड़ेगा ताकि वो चीजें आपको विस्मृत ना हो जो पूछी जा चुकी हैं। तो उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 214 के तहत। एक उच्चतम न्यायालय भी है इससे ऊपर, तो उच्चतम न्यायालय, इन्हीं शब्दों को इधर उधर करना है बस, और कुछ नहीं करना है। 124 अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था अंग्रेजों के काल में, उसके तहत जो उस टाइम पे सीपी एवं बरार था, जो हमारा पुराना मध्य प्रदेश जिसे अपन कहते हैं, उसका नाम क्या था? सीपी एवं बरार, यानी सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, मध्य प्रांत एवं बरार पूरा कह सकते हैं आप हिंदी में। तो इसकी राजधानी थी नागपुर। तो यही नागपुर में 1935 के अधिनियम के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के। किंतु 1956 में जब पुनर्गठित हुआ मध्य प्रदेश, तो नागपुर की जो शाखा थी, नागपुर का जो ब्रांच था, मेन ब्रांच था, उसको ट्रांसफर कहां कर दिया गया है? जबलपुर में कर दिया गया था। उसके बाद कुछ समय पश्चात मेन ब्रांच के बाद आपके इंदौर और ग्वालियर को क्या बनाया गया था? खंडपीठ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? खंडपीठ। तो मध्य प्रदेश का मुख्य ब्रांच कहां पे है? जबलपुर में। इंदौर और ग्वालियर क्या है? इसकी खंडपीठ है। कभी कभी आप खबरों में सुनते रहते होंगे कि भोपाल में भी क्या है? प्रस्तावित है कि एक और खंडपीठ बना देंगे भोपाल में, ताकि नागरिकों को क्या है? सुविधाएं थोड़ा सा बढ़ जाएं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ध्यान रखना है, वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं खूब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो रवि विजय कुमार मलिमथ, आप विजय कुमार मलिमथ भी याद रख सकते हैं, आपसे बन जाएगा। तो ये वर्तमान में आपके चीफ जस्टिस ऑफ एमपी है, इनको ध्यान रखिए। उसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश, यहां पर शब्द पर गौर करना होगा कि यहां पर आपको महिला न्यायाधीश की बात की जा रही, न कि मुख्य न्यायाधीश की। अभी मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंची हो। तो हमारे लिए एक तथ्य बनता है कि न्यायाधीश कौन रही है, यही बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा महिलाओं के मामले में हमारा देश जो रहा है वो पीछे रहा है, किंतु अब वर्तमान में महिला सशक्तिकरण का दौर चल रहा है, महिलाएं कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन थी। तो सरोजनी सक्सेना जो थी वो कौन थी? आपके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी। जज, हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यायाधीशों की, न्यायमूर्तियों की, यानी जजों की। तो उसके साथ साथ एक पद होता है वकील का। वकील जैसा एक सरकारी पद है जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता। केंद्र में जैसे आपका महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से राज्यों का क्या होता है? महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है संविधान के, यह ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कौन है यह ध्यान रखिएगा। तो प्रशांत सिंह है वर्तमान में आपके महाधिवक्ता, राइट। ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है किसी भी राज्य का। प्रथम कौन थे ये महाधिवक्ता? तो श्री एम अधिकारी, इनका भी नाम आपको याद रखना होगा। चलिए, तो ये थी संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश न्यायपालिका या मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों के संबंध में। थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव मंदिर या कुंडेश्वर महादेव मंदिर है, एक्चुअली इस तरह का प्रश्न है ये, व्यापा में से ही कुछ भी लिख देता है। मंदिर फिर से आ गया। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें मंदिर ना पूछा गया हो। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये मंदिर वाला। तो मंदिरों का अध्ययन आपको बहुत अच्छे से करना होगा। छोटे से छोटे मंदिर को, छोटे से छोटे मंदिर का मतलब किसी के घर द्वार में बना हुआ मंदिर नहीं याद रखना है, किंतु जो भी प्राचीन मंदिर है किसी नगर में, भले ही उनका थोड़ा सा महत्व कम हो, उनको याद रखना है। खजुराहो जैसा महत्व ना हो, फिर भी छोटा मंदिर है यदि, तो आपको याद रखना पड़ेगा प्राचीनता के दृष्टिकोण से। तो कुंडेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपके बिल्कुल सरल सा है, आप जोड़ सकते थे। टीकमगढ़ जिले में स्थित कुंडदेव महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुंडलेश्वर। कुंडलेश्वर एक्चुअली एक गांव है। कहां पर स्थित है? टीकमगढ़ में। वो तो आपके प्रश्न में ही बताया गया है। तो कुंडलेश्वर गांव में टीकमगढ़, आप यदि टीकमगढ़ के आसपास के हैं तो अवश्य ही इनका नाम आपने सुना होगा।
टीकमगढ़ के बिल्कुल पास में ही जो टीकमगढ़ नगर है उसके आउट में थोड़ा सा आप जाएंगे 5 किलोमीटर दक्षिण में, तो आपको एक कुंडलेश्वर गांव मिलेगा। वहां पर ये आपका मंदिर जो है कुंडदेव मंदिर स्थित है। नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि कुंड क्यों नाम पड़ा है भाई, तो एक्चुअली माना ऐसा जाता है कि कुंड से ये उत्पत्ति हुई थी इनकी, जो शिवलिंग है यहाँ पर उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, एक कुंड से हुई थी। इसके कारण इनका नाम क्या पड़ा हुआ है, कुंडलेश्वर महादेव मंदिर या कुंडदेव महादेव मंदिर। तो ये आपके टीकमगढ़ में और कुंडेश्वर गांव में जो है तो स्थित है। कुछ बातें और, तो टीकमगढ़ शहर के किनारे दक्षिण में है ना, बताया मैंने 5 किलोमीटर दक्षिण में जमधर या जमदार नदी, इसको आप जमधर भी पढ़ सकते हैं। चूंकि टीकमगढ़ जिले की वेबसाइट में सीधा सीधा ऐसा ही लिखा है इसलिए मैंने वही शब्द यूज किया है, पर सामान्य बोलचाल में वो जमधर नदी बोली जाती है। इसके किनारे पर यह मंदिर स्थित है। कुंडदेव महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है टीकमगढ़, और ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कहां से हुई है, कुंड से हुई है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आपके कुंडदेव महादेव मंदिर के संबंध में, जो कि कुंडलेश्वर टीकमगढ़ में स्थित है। ये ऐसा एक भव्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीरें जो हैं ये कब की हैं, तो सावन वगैरह जब आता है तब बहुत भीड़ यहाँ पर लगती है, आसपास के निवासी बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो ये उस टाइम की तस्वीरें हैं और प्यारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और हर हर महादेव आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4 है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। थोड़ा सा आप अच्छे से नक्शे को देखते होंगे यदि मध्य प्रदेश के, तो आपको ये बात आराम से समझ में आ जाएगी कि किस राज्य को छुएगा। अच्छा, ऑप्शन देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर नीमच मध्य प्रदेश के उत्तर में है, कहीं से भी महाराष्ट्र की सीमा की ओर तो जाने का सवाल ही नहीं है। दूसरा विकल्प देखें तो उत्तर प्रदेश उत्तर में स्थित है, लेकिन उत्तर पूर्व में स्थित है, जिससे यहाँ पर भी जाने का कोई सवाल नहीं। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल पूर्व में स्थित है, इसको कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो आपको यदि ना भी पता हो कि भाई कहाँ कैसा कोई कन्फ्यूजन यहाँ होने की संभावना ही नहीं, कन्फ्यूजन कुछ होने की संभावना है ही नहीं। इसका सही उत्तर सीधा सीधा राजस्थान आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बिल्कुल ही आप पढ़ाई में पीछे होंगे तो फिर थोड़ा सा संकट आ सकता है आपके ऊपर, किंतु यदि आप इस फील्ड में हैं, तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका उत्तर आप आराम से लगा सकते हैं। ये लोकेशन रही नीमच जिले की, देख सकते हैं आप, ये नीमच है, राइट। ये नीमच यहाँ पर जो इलाका है राजस्थान या कोटा जिला या चित्तौड़गढ़ जिला जो है इधर पे आपका विस्तृत है ना। कोटा या जहाँ पर आप तैयारी करते हैं IIT वगैरह की, वही शहर है कोटा। उसके अलावा चित्तौड़गढ़ जो मेवाड़ की राजधानी थी, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर महाराणा प्रताप जैसे वीर प्रतापी शासकों ने शासन किया हुआ है, उसी का नाम वर्तमान में चित्तौड़गढ़ है। मध्य प्रदेश से 5 राज्य छूते हैं सीमा, आपको ये भी पता होगा। यहाँ साइड राजस्थान है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ किस तरफ है, पूर्व दिशा में, और इसके अतिरिक्त दक्षिण दिशा में जो आपको दिखाई देगा वो क्या दिखेगा, महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त आपको यहां पर गुजरात दिखाई दे जाएगा। अब ये स्पेस नहीं है, पर याद रखिएगा 5 राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं या मध्य प्रदेश राज्य से सीमा बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो इंदौर का कौन सा पर्यटन स्थल है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे तो इंदौर में ही निवास कर रहे हैं, तो उनको तो आसानी से पता चल जाएगा, किंतु जो दूर दराज में बैठे हुए हैं उनके लिए संकट का विषय हो सकता है। देखो ये दोनों तो ऊट-पटांग से नाम है जिसको आपने कहीं सुना ही नहीं होगा, तो इनको सीधा स्किप कर देना है। तीसरी बात है ऐशबाग की, तो ऐशबाग आप पढ़ते होंगे तो पता होना चाहिए कि ये स्टेडियम है। भोपाल में भी कई विद्यार्थी रहते होंगे, तो भोपाल के विद्यार्थियों को तो आराम से बन जाएगा ये कि ऐशबाग कहाँ पर है, भोपाल में है। और ये ऊट-पटांग से नाम कुछ सही लग नहीं रहे हैं, तो बचता क्या है, लाल बाग महल। बहुत विशाल महल नहीं है, पर थोड़ा सा इंदौर के आसपास तो बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए ऐसे ये प्रश्न व्यापम पूछ लेता है। तो देखते हैं लाल बाग पैलेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खान नदी, जैसा कि आपको पता होगा कि इंदौर जो नगर है वो खान नदी के तट पर ही स्थित है, तो ये जो महल है वो खान नदी के तट पर ही क्या है, अवस्थित है। ये कितने मंजिला है ये तो नहीं पूछा जाएगा, किंतु फिर भी ध्यान रखना कि मात्र 3 मंजिला इमारत है, एक है ना, घर जैसा होता है सामान्य लोगों का। आजकल नेता वगैरह का आप घर देखेंगे तो इस महल से बेहतरीन वो घर मिल जाएगा, किंतु ये प्राचीन है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इस महल का निर्माण किसने कराया, तो भाई होलकर वंश के एक शासक थे, महाराजा जीवाजीराव होलकर। ये ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश शासन या इंदौर जिले की वेबसाइट से उठाया गया है, तो कहीं भी आपको उत्तर लगाना पड़ेगा तो इन्हीं का नाम लिखना पड़ेगा। शिवाजीराव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था।
क्या काम करते थे यहाँ पर? तो ये लोग एक्चुअली बनवाया किस लिए था? तो मेजबानी वगैरह करने के लिए। मेजबानी मतलब समझते होंगे आप, स्वागत सत्कार करने के लिए। किसका स्वागत सत्कार करने के लिए? तो ये सब अंग्रेजों के लिए हुआ करती थी बहुत सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि अपने लोग तो अपने साथ ही घुल मिल जाते हैं, थोड़ा दिखावा करना पड़ता है यदि हमारा कोई दूर का मेहमान आ रहा होता है ना। तो अंग्रेज आया करते थे, उनके सम्मान वगैरह के लिए क्या है, ये मेजबानी के लिए ये महल बनवाया गया था। आप जाएंगे यदि यहाँ पर घूमने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा बैठने के लिए एक हॉल है, जिसमें थोड़ा सा इटालियन शैली में या कि दूसरी प्रकार की विदेशी शैलियों में यहाँ पर चित्रकारी वगैरह की गई है, बस वही अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए। यहाँ पर एक बगीचा भी था, है नहीं था, है ना, लाल गुलाब का बगीचा हुआ करता था, जिसके कारण शायद इसका नाम लाल बाग पैलेस पड़ गया है। दोनों तरफ ही लगभग एक क्या है आपका बाग है। एक्चुअली अब तो वो उजड़ चुका है, गुलाब तो नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पर, कुछ फुलझड़ियाँ और कुछ फुलझड़े कह सकते हैं आप, वो बैठे हुए मिल सकते हैं आपको वहाँ गए हुए। तो वही पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप। अब गुलाब का नहीं है, पहले हुआ करता था एक बगीचा, संग्रहालय में बदल दिया गया है, मतलब आप उसको अब सिर्फ देख सकते हैं, वहाँ कोई निवास नहीं करता है। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलें। चित्र देख लीजिए उसके पहले। ऐसा कुछ एक विशाल महल है, 3 फ्लोर इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे इजिली। तो ये एक सुंदर नक्काशियों वाला एक महल। अगला प्रश्न है, उससे भी सुंदर ले लेते हैं और जुड़ा हुआ, बड़ी रोचक कहानियां हैं इस प्रश्न में। मांडू में रेवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच में रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है? तो रोमांस शब्द सुनते ही आपका रोम रोम जग जाता होगा। तो देखते हैं क्या है इसकी कहानी। मांडू एक नगर है, या कि एक थोड़ा सा पर्यटन स्थल के रूप में इसे प्रस्तुत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक पर्यटन स्थल है जो कि धार जिले में स्थित है। धार जिले के दक्षिण में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये। और इंदौर में यदि आप निवास कर रहे हैं तो इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। तो मांडू यहाँ स्थित है। यहाँ पर एक है रेवा कुंड, है ना, कुंड है एक्चुअली। अब उसका नामकरण किस पे किया गया है? रेवा कुंड। आपको पता होना चाहिए रेवा किस नदी का नाम है? तो रेवा नदी है आपके नर्मदा नदी का नाम, है ना। तो उसी से जुड़ी हुई एक कहानी है। ऐसा मानते हैं कि रानी रूपमती, सबसे पहले तो उत्तर जान लीजिए फिर कहानी सुनने में मजा आएगी। तो बाज बहादुर के साथ नाम किसका जुड़ता है? रानी रूपमती का। मांडू के ये शासक थे बाज बहादुर, और उनकी पत्नी एक रानी रूपमती थी। इनकी प्रेम कहानियां थोड़ा सा वहां पर ज्यादा पॉपुलर है। हालांकि इतने प्रेमी किस्म के मुझे नहीं लगते हैं जितना मैंने इनका अध्ययन किया हुआ है। ठीक, चलिए भाग गए थे भाई प्रेमी, इतने महान प्रेमी थे कि युद्ध हारते ही क्या हो गए थे, भाग गए थे, और रानी को जहर खाना पड़ा था। ये प्रेम गाथा है, बस संक्षिप्त में इतना ही समझ लीजिए। तो ऐसी कहानी मिलती है इस रेवा कुंड के संबंध में कि भाई रेवा कुंड जो है वो क्या था, जो रानी रूपमती थी, रानी रूपमती क्या करती थी, भोजन नहीं करती थी बिना रेवा नदी यानी नर्मदा माता के दर्शन किए हुए। तो बहुत बड़ी भक्त थी, तो ऐसा मानते हैं कि इनको दर्शन हुए नर्मदा माता के, और इन्होंने क्या किया कि नर्मदा माता ने दर्शन दिया और कहा कि एक पहाड़ी है, उसके पास जाकर तुमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गड्ढा करना पड़ेगा, कुंड बनाना पड़ेगा, वहां से मैं आपके लिए मतलब उद्गमित हो जाऊंगी, वो मेरा ही जल रहेगा। ऐसा उन्होंने कुछ स्वप्न में व्यक्त की अपनी बातें। तो बाज बहादुर को बताया इन्होंने कि ऐसा ऐसा स्वप्न आया है मुझे, और उस स्वप्न के पश्चात खोदा गया एक जगह पर, पहाड़ी की तलहटी में ही थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है, तब आपको रानी रूपमती का मंडप यानी उनका महल मिलता है, और उसके पहले बाज बहादुर का महल मिलता है, और उसके नीचे साइड जो है पहाड़ी के, वो आपको रेवा कुंड दिखाई देगा। तो खोदा गया वहां पर, तो वहां से जलधारा निकल गई, तो बस वहीं से पॉपुलर हुई ये कहानी एक, और आज आप इस स्थिति में इसको देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत गर्मी का मौसम है तब की तस्वीर है, अन्यथा ये यहाँ पर सामने से सड़क गुजरती है, यदि आप गए होंगे तो ये बहुत लबालब भरा रहता है, कई बार सड़क के इस पार भी आ जाता है इसका पानी। चलो, तो ये थी कहानी आपके रेवा कुंड की। मांडू की बात आई है, अगला प्रश्न कहीं मांडू का ही मिलेगा आपको, निश्चित मिलेगा, चिंता मत करना। तो थोड़ा सा जानकारी चाहिए क्योंकि मांडू से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। तो यहाँ के मांडू के दर्शनीय स्थलों में कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं, यह ध्यान रखना होगा। तो सबसे पॉपुलर, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जहाज महल है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंडोला महल, है ना, दूसरे नंबर का जो है वो हिंडोला महल है। जहाज महल के ही थोड़ा आगे आप जाएंगे तो आपको हिंडोला महल मिल जाएगा, एक ही परिसर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा परिसर है। वहीं पर पहले जहाज महल और फिर हिंडोला महल मिल जाता है। जहाज महल और हिंडोला महल के रास्ते में जाने से पहले आपको एक होशंग शाह का मकबरा मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने की जो प्रेरणा मिली थी वो यहीं से होशंग शाह के मकबरे से मिली थी। संगमरमर का बना हुआ ये मकबरा है,
और ये ऐसी पहली इमारत है मध्य प्रदेश की जो संगमरमर से बनी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो संगमरमर का मकबरा है होशंग शाह का, ये ध्यान रखिएगा। अशरफी महल है, इनकी कहानी बहुत मजेदार है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। रूपमती मंडप है, रूपमती मंडप का मतलब रूपमती का महल जो है ये है एक्चुअली इसका मतलब। हाथी महल है, बाज बहादुर का महल है, जामा मस्जिद या कि जामी मस्जिद भी इसको बोलते हैं वह है। रेवा कुंड की तो बात ही आपसे पूछी गई है। नीलकंठ महल है, यहाँ कभी जोधा अकबर रुके थे ऐसा माना जाता है। और लोहानी गुफाएं हैं। तो इनके नाम आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ढूंढ रखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपसे। है तो यहाँ पर बहुत सारे स्थल, यह ध्यान रखिएगा मांडू में। चलो तो ये थी मांडू की बात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालाघाट जिले में नलसेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मैं एक दिन पढ़ा रहा था, कहीं वेनगंगा की बात आई थी, आपसे प्रश्न यह था कि बालाघाट किस नदी के तट पर स्थित है? वेनगंगा नदी के तट पर। अब वेनगंगा की जानकारी मैंने आपको वहीं पर संपूर्ण रूप से दे दी थी, वही स्लाइड सेम मैंने उठाकर रखी है वेनगंगा की। देखो यहीं पर मैंने लिख रखा था नलसेसा बांध, इसको बस मैंने बोल्ड कर दिया है। क्या किया है? नलसेसा या नलसहरा ऐसा भी लिखा मिल जाए तो सही है, उस दिन नलसहरा लिखा था। तो ये नलसेसा बांध को मैंने केवल बोल्ड किया है, बाकी सेम स्लाइड है। आपको फिर से संक्षिप्त में मैं वेनगंगा की जानकारी दे देता हूं जो मेरे नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए। चलो तो किसी भी नदी को पढ़ने का पहले तो तरीका सीख लो कि क्या होता है, नदी कहां से उद्गमित होती है, कहां बहती है और कहां जाकर गिर जाती है, मिल जाती है, यह पहला पॉइंट रहता है हमेशा। दूसरा, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। यदि उस नदी के कुछ उपनाम है, प्राचीन काल में नाम हुआ करते हैं, तो उसको पढ़ना होता है। फिर जलप्रपात, तटीय नगर परियोजना, ये आदि आदि बातें हैं जो हो यदि उस नदी पर तो लिखना है, नहीं हो तो नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है। क्लियर? संभवतः या सामान्यतः ये चीजें कहीं ना कहीं 1 या 2 पॉइंट तो मिल ही जाते हैं, तो ये लगभग सारे पॉइंट आपको कवर करने होते हैं। तो देखो यहां पर हम देख लेते हैं उद्गम कहां से होता है, तो सिवनी जिले में। कहां से होता है? सिवनी जिले के मुंडारा गांव से, या कि वहां पर जो कुंड या तालाब स्थित है उसका नाम रजोला तालाब है, और उस जो विशाल क्षेत्र का नाम है उसका नाम परसवाड़ा का पठार है। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि गंगा नदी को देखकर सीधे वेनगंगा पसर गई है ना, पसरने का मतलब पड़ जाने से, लेट जाने से। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा कि वेनगंगा का उद्गम कहां से? परसवाड़ा का पठार से। ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, परसवाड़ा का पठार या कि सिवनी जिला आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है। अर्धचंद्राकार आकृति में बहती है, वहीं पर कुछ इस प्रकार से आती है। दक्षिण दिशा में सिवनी तथा बालाघाट जिले में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र के भंडारा जिले में प्रवेश कर जाती है। आगे जाकर यह वर्धा नदी से मिलती है जो कि तेलंगाना के सीमा में मिलती है, और यहाँ से उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, मतलब वर्धा और वेनगंगा के संगम से इस नदी का नाम पड़ जाता है प्राणहिता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि प्राणहिता किन 2 नदियों का संगम है, कहाँ पर संगम होता है, ऐसे कई सारे प्रश्न आ चुके हैं। 570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वर्धा जो अभी चर्चा कर रहे थे हम, ये इसकी सहायक नदी है। बावनथड़ी, थावर, कान्हन नदी, चंदन नदी और देव नदी, ये क्या है? इनकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यही इतनी ही याद करना है, और याद ही करना है, कहीं ना कहीं निश्चित काम आएंगी। वर्धा बस से काम आपका नहीं चलेगा, चंदन और देव नदी से भी काम चलाना है आपको। क्लियर? चलो, पुराणों में इसका क्या क्या नाम पुकारा गया है? तो बेवा, बेया, दीदी, बैणी, बैना। तो ये कुछ बहनों जैसे नाम है कई सारे, बेवा, बेया, दीदी। ये आप यदि बघेलखंड से रिलेट करते हैं तो वहां से संबंधित आपको आसानी से याद हो जाएगा। 1-2 नाम बस बेवा, बेया याद करना है, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मतलब ऑप्शन मिलेंगे तो आपको नाम पता चल जाएगा। सिवनी जिले की जीवन रेखा भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसी पर वहां की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा डिपेंड करती है, कृषि वगैरह बहुत सारी होती है। जलप्रपात की बात करें, देव नदी जो कि इसकी सहायक नदी थी, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर एक मलधर जलप्रपात है, कहाँ पर स्थित है? तो बालाघाट में। गंगुलपारा जलप्रपात है कान्हन नदी पर, बालाघाट में ही स्थित है। कान्हन नदी वेनगंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र भी आप पढ़ेंगे तो फिर वहां पर ये काम आएगा। बालाघाट और भंडारा इसके किनारे स्थित नगर हैं। भीमगढ़ बांध या वेनगंगा बांध जो कि मिट्टी से बना हुआ बांध माना जाता है, जिसे संजय सरोवर परियोजना या संजय सरोवर उसके जलाशय का नाम है। क्या नाम है? पीछे जो बांध के जलाशय बनता है उसको कुछ नाम दिया जाता है, तो संजय सरोवर जलाशय उसका नाम है, तो उसी के नाम पर फिर कई बार संजय सरोवर परियोजना कह दिया जाता है। बाकी जगह क्या है? भीमगढ़ नामक जगह है, गांव है, इसलिए भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। वेनगंगा नदी पर बना हुआ है इसलिए वेनगंगा परियोजना भी कहते हैं, और संजय सरोवर परियोजना तो कहते ही हैं। राइट, सिवनी में है। धुती बांध बालाघाट में है,
और नलसेसा बांध जो आपसे पूछा गया है वह भी चंदन नदी पर बालाघाट में ही अवस्थित है। तो इतनी सारी बातें थी आपके वेनगंगा नदी की। फिर कहीं प्रश्न आएगा फिर याद कर लेंगे, बस आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारी चीजें तो यहीं सिर्फ कवर हो जाएंगी सिर्फ ध्यान से सुनने से। शर्त है मेरी भाई, याद तो होगा लेकिन कैसे? ध्यान से, एकाग्र होकर सुनने से, है ना। आप शोर गुल में या कि दोस्तों के साथ बैठकर लेक्चर लगाकर टाइम पास करोगे तो फिर याद नहीं होने वाला है। मेरी आवाज गूंजेगी परीक्षा में यदि आप एकाग्रता से सुनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? प्रश्न क्या है, किसमें गन कैरिज फैक्ट्री स्थित है? ये स्थित है आपके जबलपुर में। अब ये कैसा संबंध है, मैं अपने तरीके भी सिखाता जा रहा हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो किस तरह पढ़ना ये ध्यान रखना। तो अब जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री, ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक फैक्ट्री का नाम है, कारखाने का नाम है, कुछ युद्ध सामग्री यहाँ बनती है। तो अब आपको यदि ऐसी कोई और फैक्ट्री है आपके मध्य प्रदेश में तो उनकी सारी जानकारी एक साथ आपको लेनी चाहिए। वही जानकारी मैं एकत्र करने का काम करता हूं जो कि मेरे क्लास की यही विशेषता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है भाई यहाँ पर मध्य प्रदेश में आपके जो भी रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है या के जो भी आपका युद्ध वगैरह से रिलेटेड है। तो रक्षा मंत्रालय के ये केंद्रीय केंद्र के अंतर्गत ये कारखाने आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, राज्य के अंतर्गत नहीं। तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि खमरिया जबलपुर में स्थित है। 1942-43 में स्थापना हुई थी। युद्ध से संबंधित सामग्री यहाँ पर बनाई जाती है। गन कैरेज फैक्ट्री है, जबलपुर में स्थित है। यह भी 1943-44 में स्थापित हुई। धनुष तोप यहीं पर बनी हुई थी। बाकी की युद्ध सामग्री भी गोले वोले वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा व्हीकल फैक्ट्री, मतलब जो रक्षा के लिए या कि हमारी सेना या आर्मी जो कुछ व्हीकल्स, स्पेशल तरीके के व्हीकल्स इस्तेमाल करती हैं, गाड़ियां हो गई, ट्रक्स हो गए, वो सबका निर्माण भी जबलपुर में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जबलपुर में 1955 में इसकी स्थापना हुई। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक और है, ये जबलपुर में नहीं है। ये कहाँ है? इटारसी में है। कहाँ पर है? इटारसी में है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में, इटारसी में और कटनी में, ये 3 जगहों पर मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थित है। क्लियर? ये रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड फैक्ट्रियां हैं और यहाँ पर युद्ध से रिलेटेड मतलब समझते हो कि गोली है, बंदूक है, तोप है, गोले हैं, इन सब चीजों का निर्माण। और कुछ विशेष प्रस्ताव में कुछ फेमस चीजें हैं, उनमें से धनुष तोप आप याद रख सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में ही बनी हुई है। चलिए, तो ये हो गया जो भी रक्षा मंत्रालय से संबंधित हमारे मध्य प्रदेश में कारखाने थे। अगले प्रश्न को उठाते हैं, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, मेरे पास तो बहुत समय है पढ़ाने के लिए। मैं तो चाहता हूं कि इतना ज्ञान दे दूं कि क्या कहें, किंतु आपके पास समय नहीं है। तो फटाफट कंप्लीट कर देते हैं अपने लेक्चर को। हिंडोला महल और जहाज महल, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। पर्यटन के प्रश्न तो खूब आ रहे हैं, आपको पता भी होगा। तो देख लेते हैं हिंडोला महल और जहाज महल की जानकारी संक्षिप्त में। कहाँ स्थित है? तो वो पीछे ही मैं आपको बता चुका हूं कि मांडू में स्थित है। मांडू कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है। तो थोड़ा सा जानकारी आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण होगी, ना कि इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि आप ये उत्तर पहले ही जान चुके हैं। आइए जानते हैं हिंडोला महल की जानकारी ले लेते हैं। तो हिंडोला महल जो है ये किसने बनवाया है? तो होशंग शाह। आपके मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जब आपका सल्तनत काल थोड़ा सा अंतिम चरण में चल रहा होता है ना, तुगलक वंश के अंतिम शासक जो रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अव्यवस्था या अराजकता सी स्थिति रहती है। तो यहाँ एक सेनापति बनाया गया था। तुगलक वंश के शासकों ने जो सेनापति नियुक्त किया था, दिलावर खां गौरी, उसने क्या कर दिया था, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। महमूद जब तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था, तब वो भागकर आपके यहीं साइड आ गया था। किंतु भागने के पश्चात यहाँ से वो चला गया गुजरात। तो यहाँ का जो सेनापति था उसको स्थिति का अवलोकन हो कि ये शासक तो वैसे ही है, कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो कौन स्थापना किया ये ध्यान रखना, गौरी ने, आपके दिलावर खां गौरी ने। उसी का वंशज है आपका होशंग शाह गौरी, जिसने उसके साम्राज्य को क्या कर दिया, विस्तार दे दिया पूरे मालवा के अतिरिक्त भी भारत के कई राज्यों पर, जहां तक कि आपके उड़ीसा तक में इसने आक्रमण किया था होशंग शाह ने। तो होशंग शाह ने हिंडोला महल का निर्माण करवाया था। मुख्य रूप से एक प्रकार का दरबार था। 2 तरफ से आप देखेंगे तो दोनों तरफ बड़े लोगों के बैठने की जगह थी, नीचे सामान्य लोगों के खड़े होने की जगह थी कि क्या सुनाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। व्यापम ने ही प्रश्न पूछ रखा है, थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैंने अलग कलर कर दिया था इसको, कि आपको बताएंगे कि ये पूछा गया है घुमाओ महल किसको कहा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है आपके व्यापम में कि घुमाओ महल के नाम से किस महल को जाना जाता है, जिसका उत्तर था हिंडोला महल।
तो ये भी ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त भी इसको क्या कहा जाता है, तो झूला राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब जहां पर राजा वगैरह रहते हैं या के दरबार वगैरह लगते हैं उसी को कहा जाता है। तो झूला राजप्रसाद भी इसको कहते हैं। झूला का क्या मतलब है, ये सब मिलते जुलते नाम है। हिंडोला मतलब हिलने से, झूला मतलब हिलता है, इस तरह से नाम है ना। घुमाओ मतलब झूला भी तो घूमता है, तो ये इस तरह से कनेक्ट हैं आपस में। जान लेते हैं कि ये क्यों इसे हम हिंडोला महल कहते हैं। तो हिंडोला महल इसके कहने का कारण यह है कि इसकी जो वास्तुकला है वह ऐसी है कि इसकी दीवारें जो हैं 77 डिग्री कोण से झुकी हुई हैं। कैसे झुकी हुई हैं, तो आप अगले चित्र में इसको देख सकते हैं। ये कुछ इसका चित्र है और ये ऊपर की ओर क्या है, झुकी जैसे दिखाई दे रही होंगी आपको। यह है हिंडोला महल आपके मध्य प्रदेश का। तो ये थी एक सामान्य जानकारी। बहुत प्यारा सा महल है, एक दरबार के रूप में था। भीतर खोखला है ना, अंदर आप यहाँ से जा सकते हैं किसी भी जगह से। कभी घूमने जाएं तो इस महल को भी आप अवश्य देखें। यही तो मेन ही है, जहाज महल और हिंडोला महल, इसको तो आपको दिखाया ही जाएगा सर्वप्रथम। चलिए, हिंडोला महल के साथ साथ हम अगले की भी बात कर लेते हैं, जहाज महल। तो जहाज महल कहाँ स्थित है, तो मांडू में ही। मांडू में कहाँ पर, तो मांडू में आपके 2 तालाब है। क्या नाम है उन तालाबों का, एक का नाम है कपूर तालाब या कापुर तालाब और दूसरे का नाम है मुंज तालाब। इन दोनों तालाबों के बीच में एक बहुत लंबवत रूप से क्या है, एक जहाज जैसा होता है, उस रूप में ये दिखाई देता है आपको ऊपर से। तो इसके कारण इसका नामकरण क्या कर दिया गया है, जहाज महल कर दिया गया है। और ये जहाज महल जो है ये किसने बनवाया है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, गियासुद्दीन खिलजी ने। ऐसे नाम पूछे जाते हैं आपके व्यापम स्तर के क्वेश्चन में। तो गियासुद्दीन जो खिलजी है उसने बनवाया। अब आपको शायद भ्रम हो रहा हो कि खिलजी कौन सा खिलजी, तो खिलजी वो वाला खिलजी नहीं है जो आप मुगल का सल्तनत काल में पढ़ते हैं। ये खिलजी मालवा वाले हैं। आपको मैंने अभी संक्षिप्त में इतिहास बताया था कि जब आपके तैमूर लंग का आक्रमण हुआ, आक्रमण के पश्चात यहाँ पर स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता स्थापित हुई, दिलावर खां गौरी ने की। गौरी वंश के बाद यहाँ पर आपका एक और वंश का शासन करता है जिसका खिलजी वंश नाम रहता है। खिलजी वंश का संस्थापक जो रहता है महमूद खां खिलजी, वो एक महत्वपूर्ण शासक था। नाम याद रखिएगा, कभी हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। महमूद खां खिलजी था। उस खिलजी ने क्या है, उसी का वंशज मतलब ये गियासुद्दीन खिलजी था। उसी ने बस थोड़ा सा विस्तार किया था, बाकी सब ये शासक तो पियक्कड़ थे। और इन लोगों ने क्या किया था, दारू वारू पीकर ये गिर जाते थे कहीं झील में, तो वहीं पर क्या है इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो ऐसे ही कुछ मरा था आपका गियासुद्दीन खिलजी, पर एक काम कर गया, जहाज महल बना गया आपको देखने के लिए। तो ये था जहाज महल की बात। आप चित्र देख सकते हैं ऐसा। इसके इस तरफ ये तो थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, वरना बरसात में आप जब जाते हैं तो यहाँ तक पानी भरा रहता है। तो इस तरफ भी एक झील है और इसके उस तरफ भी एक झील है। दोनों झीलें बरसात में लबालब रहती हैं, तब आप इसको देखें तो बहुत सुंदर नज़ारा आपको दिखाई देता है। तो अभी खाली है, तभी इसकी फ़ोटो खींची गई थी। जब भरेगा तब आपको मजा आती है। चलो, तो ये बात थी जहाज महल की। अगले प्रश्न को लेते हैं। यह रहा आपका अंतिम प्रश्न, जिसमें आपको थोड़ा सा और जानकारी मिलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 1% कितना है, यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। ये पुराना प्रश्न है ना, 2017 का। डेटा चेंज होता रहता है। वन स्थिति रिपोर्ट आती है आपकी प्रत्येक 2 वर्ष में। 1987 से यह रिपोर्ट आ रही है। 2017 में एक रिपोर्ट आई थी, 2019 में एक रिपोर्ट आई, 2021 की एक रिपोर्ट आई। अगली रिपोर्ट 2023 के अंत तक आएगी, है ना। तो 2023 की तो नहीं मिली अभी, 2021 की आई है। उसके हिसाब से मैं आपको आंकड़े दिखा देता हूं। यहाँ पर इसका सही उत्तर 23.72% है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस जो हैं वो आसपास भी नहीं फटकते हैं, क्योंकि 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं, इसलिए मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। एक होते हैं अभिलिखित वन और एक होते हैं वास्तविक वन। वास्तविक वनों का जो डेटा होता है वो सैटेलाइट से लिया जाता है। जो वर्तमान में कितना वन है वो सैटेलाइट्स एनालिसिस करके बता देती हैं। किंतु ये अभिलिखित वन कौन से हैं? अभिलिखित, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। तो सरकार ने जो अपने अधिकारियों को लगाकर काम करवाया और उनसे जो काम करवाकर मैनुअली जो आपका रिकॉर्ड है वो एक्चुअली अभिलिखित वन कहलाते हैं। तो यहाँ पर 30.72% वो अभिलिखित वन का डेटा आपसे पूछा गया, क्योंकि बाकी 25.14% जो वास्तविक डेटा है आपका वनों का वो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको क्या उत्तर लगाना है? 30.72%। आइए जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट जानकारियां हैं। आंकड़े जो भी दूंगा एकदम ताजे दूंगा, जो बिल्कुल लबालब भरे हुए होंगे नए नवेले आंकड़ों के साथ। देखिए, मध्य प्रदेश में कुल अभिलिखित वन कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर। अभिलिखित वन चेंज नहीं होता है, 2021 में भी यही है, यही डेटा है। सरकार कभी अब अगला काम करवाएगी तो फिर चेंज हो सकता है, क्योंकि अब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो सरकार अगली बार ये रिकॉर्ड ऐसा बनवाएगी ही नहीं। तो यही डेटा रहेगा आपका 30.72%, ये जो आपका उत्तर माना गया है ये देखा। इसके बाद वास्तविक वन का आंकड़ा कितना है? तो मध्य प्रदेश में वास्तविक वन क्षेत्र जो सैटेलाइट बेस्ड डेटा है उसके हिसाब से 77,492 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 25.14% है। प्रतिशत के साथ याद रखना है, दशमलव वाले डेटा के साथ याद रखना है,
क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में कितना वन है। 2019 का डेटा आपको कोई मतलब नहीं, तो दिमाग में लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। 2021 का याद रखिएगा क्योंकि अगला डेटा बदलने वाला है। 2023 में फिर से ये रिपोर्ट आ जाएगी। देश के भौगोलिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो ये 2.35% की टोटल जो देश का लैंड एरिया है हमारा, उसमें वन क्षेत्र मध्य प्रदेश का कितना है, तो 2.35% है। ये 1% के रूप में डेटा भी याद रख सकते हैं। संक्षिप्त जानकारी और ले लेते हैं वनों की। चलो, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है, ऐसा प्रश्न आता है। खूब प्रश्न, ये तो बिल्कुल कॉमन से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट तो यही है। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला है जो, उसके पास क्या है, सबसे ज्यादा वन है। कितना वन है ये डेटा लिखा हुआ है, उसको मत याद करना, आपको सिर्फ जिलों से मतलब है। कोशिश ये करना कि पहले वाले स्थानों को याद करना, 3 को नहीं। तो बालाघाट जिले में सबसे ज्यादा वन है, फिर छिंदवाड़ा और फिर बैतूल है। सबसे कम वन आवरण वाले जिला, मतलब सबसे कम वन किस जिले में है, तो उज्जैन जो है इसके पास सबसे कम वन है। उज्जैन में सोचो आप कितना, 36.70 वर्ग किलोमीटर खाली जंगल है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। तो ये उज्जैन में सबसे कम वन है। रतलाम दूसरे नंबर पर और शाजापुर तीसरे नंबर पर। यह अविभाजित आंकड़ा आता है, मतलब आगर मालवा को मिलाकर आता है। अगली बात पर चलें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले, तो ये तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से था कि सबसे ज्यादा वन कहाँ है, सबसे कम वन कहाँ है। अब हमको देखना है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से कौन से जिले आगे हैं और कौन से जिले पीछे हैं। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी बालाघाट जो है वो आपका आगे है। दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका श्योपुर, तीसरे स्थान पर उमरिया। थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है, पर आपको पहले नंबर का याद रखना है। सबसे कम कहाँ है प्रतिशत के दृष्टिकोण से, तो उज्जैन। सेम पहला स्थान तो आपको देखो सेम है, और पहला ही स्थान आपसे पूछा जाता है, तो बहुत परेशानी में नहीं पड़ना है। दूसरा शाजापुर और तीसरा रतलाम। तो ये था हमारे वनों से संबंधित आंकड़े। फिर कभी किसी दूसरे प्रवृत्ति का प्रश्न आएगा तो किसी दूसरे प्रकार का डेटा आपको दिखाएंगे, पर जितना बताते जा रहे हैं उसकी नोट्स आपको खुद अपने पास रखनी है, लिखना है और अच्छे से याद करना है और बार बार सुनना है ताकि पेपर में आपको याद आए। तो ये थी विद्यार्थियों आज की जानकारी हमारी। 10 प्रश्न अपन ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट में अपन सॉल्व करेंगे शिफ्ट 2 का पेपर। उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी देंगे जिसमें आपको मजा आ जाए, सिर्फ सुनने की जरूरत रहे, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं। वही सुनते सुनते ही आपको सब कुछ याद आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों बस विराम दीजिए, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।